क्या आप बिना रूल के क्रिकेट खेल सकते हो? क्या 11 प्लेयर्स कभी भी बैटिंग या कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो उनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि हर कोई प्लेयर ये चाहेगा कि मैं बैटिंग करूं, हर कोई प्लेयर ये चाहेगा कि मैं बॉलिंग करूं और इस तरीके से उनके बीच में लड़ाई होने की संभावना है। तो एक छोटे से गेम को खेलने के लिए जब मुझे रूल बुक की जरूरत है, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी हमें रूल बुक की जरूरत होगी या नहीं? आज जो हमारे देश के अंदर लगभग 140 करोड़ लोग हैं, वो 140 करोड़ लोग नहीं, 140 करोड़ प्लेयर्स हैं, जिनकी भावनाएं, जिनकी संस्कृति, जिनका धर्म सब कुछ अलग अलग है। तो इतनी सब चीजों को साथ में लेकर चलने के लिए, ताकि किसी को किसी तरीके से ठेस ना पहुंचे, सभी की भावनाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और वे प्रॉपर तरीके से देश के नागरिक के रूप में देश में रह सके, इन सभी चीजों को लेकर चलने के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। तो संविधान एक तरीके से रूल बुक है हमारे देश की, जो ये बताता है कि सरकारें क्या करेंगी, नागरिक क्या करेंगे, किसके कौन से अधिकार हैं, किसकी कौन सी शक्तियां हैं और कौन सी शक्तियों पर कब सीमा लग जाती है। तो आज की इस क्लास में इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। सो वेलकम टू द AIB एजुकेशन @स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम शुरू करते हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, संविधान क्या और कैसे। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आप ये देखोगे कि संविधान का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, तो पहला हमारे पास वर्ड ये आता है कि संविधान क्यों, यानी कि संविधान क्या है, क्या मतलब है इसका संविधान का। तो जैसा मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया, इसी के बेस पर यहां डेफिनेशन क्रिएट हुई हुई है। देखो, संविधान देश का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, यानी कि संविधान जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, जिसमें पूरे देश को चलाने के लिए हर एक तरीका बताया गया है। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का ही लिखित दस्तावेज नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अच्छा ये करता क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना, तो इसको लिखेंगे कैसे। तो देखो, ये देश की सरकारों को बनाने का तरीका बताता है, ये देश में न्याय, स्वतंत्रता व समानता को स्थापित करने के लिए नियम, कानून और अधिकारों को बनाता है। तो ये आपका संविधान का कार्य हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास ये संविधान ना हो, है ना, अगर हमारे पास संविधान ना हो तो आखिर क्या होगा देश के अंदर, उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है। भाई, हम ये सब चीजें तो खुद भी सेट कर सकते हैं, तो ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो देखिए, संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके आते हैं 4 कारण। पहला कारण आता है बेटा नियमों के लिए। पहला कारण क्या आता है? नियमों के लिए। दूसरा आता है सीमाओं के लिए। तीसरा आता है सुरक्षा के लिए और चौथा आता है आकांक्षाओं के लिए। तो ये 4 वजह ऐसी वजह हैं जो ये जरूरी कर देती हैं कि हमें देश के अंदर संविधान की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता बेटा, तो ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में आज जंगल राज होता, हमारे देश के अंदर आज तानाशाही हो जाती, और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश के अंदर अधिकारों का हनन बहुत अच्छे लेवल पर होता। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। तो इसको थोड़ा और ब्रीफ में जानते हैं। मान लीजिए संविधान ने सरकार को चलाने का तरीका बताया और हर एक नागरिक के लिए अधिकार तैयार किए, ताकि वो अपना जीवन न्याय, स्वतंत्रता और समानता के साथ व्यतीत कर सके। ठीक है, तो उसने आपके लिए अधिकारों का निर्माण कर दिया। बट मैं आपको बताऊं कि कोई बंदा अपने अधिकारों का गलत उपयोग ना करे, कोई बंदा अपने अधिकारों का गलत उपयोग ना करे, इसीलिए संविधान आपके लिए नियम बनाता है, कानून भी बनाता है और सीमाएं भी निर्धारित करता है। उदाहरण के तौर पर आज हमें अपने देश के अंदर कहीं भी आने जाने का पूरा अधिकार है, बट रोड्स पे टूल टैक्सेस होते हैं, जो रोड्स पे रेड लाइट्स होती हैं, जो रोड पे चलने के लिए हमें हेलमेट लगाने की जरूरत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा देश में, मैं अपने देश के अंदर बिना हेलमेट के चलूंगा, मैं अपने देश के अंदर रेड लाइट फॉलो नहीं करूंगा, ये मेरा अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको संविधान अधिकार देता है मौलिक अधिकारों के रूप में कि वो आपसे कोई नहीं छीनेगा, वो आपके हैं, केवल आपके हैं, परंतु आपको नियम व कानून भी देता है कि भाई आप इस रेगुलेशन के अंदर रहो। तो संविधान पूरी फ्रीडम आपको नहीं देता, संविधान पूरी फ्रीडम नहीं देता। संविधान हर अधिकार पे, हर नियम पे कुछ ना कुछ सीमा निर्धारित करता है। तो ये आपका एक संविधान क्यों जरूरी है, ये वजह है। तो आप देश के संविधान क्यों जरूरी है, इसके कई सारे कारण लिख सकते हो इन 4 पॉइंट्स को लिखने के बाद। तो आपके सीमाएं निर्धारित हो गई। आप रोड पे चलोगे तो हेलमेट पहन के चलोगे, रोड पे चलोगे तो रेड लाइट फॉलो करोगे। यहीं पर अगर हमारे देश के अंदर कोई भी गलत काम होता है तो उसकी सजाएं भी निर्धारित की गई हैं। वो सजाएं निर्धारित की गई हैं सुरक्षा के लिए। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर पे चोरी हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, तो हर एक स्टेट की जो सरकार होती है वो उस पर तुरंत एक्शन लेती है। अब वो जो उस पर तुरंत एक्शन ले रही है, वो कोई उसकी आपसी भड़स नहीं है, वो उसकी कोई आपसी लड़ाई नहीं है। सरकार की जो मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो बंदा है कौन जो मरा है।
ठीक है। तो वो आखिर किस तरीके से उसका बदला लिया जाता है, वो बेटा कोई आपसी भड़स नहीं होती, वो संविधान की सुरक्षा के लिए, मतलब नागरिकों की सुरक्षा के लिए संविधान आपको गाइडेंस देता है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अगर किसी का मर्डर हुआ है, अगर किसी के साथ किसी के अधिकारों का हनन हुआ है, तो संविधान उसके लिए सजा भी निर्धारित करता है, मतलब सीमाएं भी निर्धारित करता है कि आप इस केस में ये वाला काम कीजिए, आप इस केस में ये वाला काम कीजिए। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाती हैं। तो संविधान हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम अपना जीवन स्वतंत्र, समानता व निष्पक्षता के साथ व्यतीत कर पाए, ताकि हमें यह पता हो कि अगर कोई मुझे बिना वजह मारेगा, अगर कोई किसी तरीके से बिना वजह का कोई मर्डर कर देगा जिसमें वो निर्दोष होगा, तो उसको उसकी सजा संविधान देगा। आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो ना, मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा, इसका जवाब कोर्ट में देंगे। अगर तुमने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, मैं सरकार से, मैं संविधान के अधिकारों के माध्यम से वो काम करूंगा। तो कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट संविधान पे चल रहा है बेटा, कोर्ट संविधान पे चल रहा है। यानी कि आप दोनों के बीच में जितने भी मतभेद हैं, उसके आधारों पर वो संविधान के माध्यम से फैसला करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो संविधान एक तरीके से हर एक व्यक्ति की इज्जत है, ये ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की इज्जत है। तो संविधान हमारे लिए बेटा इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो आकांक्षाओं का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया। कहानियां, ये रहा आपका नियम, कानून, अधिकार और न्याय, स्वतंत्रता व समानता या निष्पक्षता भी आप लिख सकते हो। अच्छा, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि आखिर ना होता तो जंगल राज का मतलब क्या है सर? जंगल राज का मतलब यह है कि आज हमारे देश के अंदर जो 140 करोड़ लोग हैं, वो 140 करोड़ लोग अपने आप को राजा समझते, वो सोचते कि मैं ही राजा हूं और कोई राजा नहीं है। ये जंगल राज है। कोई भी किसी को कभी भी मारता, कोई सजा नहीं होती, कोई भी कुछ भी गलत काम कर दिया करता, कोई सजा नहीं होती, और यहां तक कि कोई कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो नहीं करता तो कोई सजा नहीं होती, क्योंकि हमारे पास संविधान ही नहीं है। अगर आप किसी का सजा भी दोगे तो किस बेस पे दोगे, किस आधार पे दोगे? तो बेटा संविधान कोई नया नहीं बना, संविधान राजा महाराजाओं से, आदिवासियों के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। यानी कि कोई गलत काम करता है तो सजा मिलती है, और वो सजा सभी के लिए समान होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके परिवार में से या हमारे परिवार में से किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको सजा मिलेगी, बट यहीं पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बच्चों ने कोई गलत काम किया तो उनको सजा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, संविधान सबके लिए समान है, चाहे कोई राजा है चाहे कोई प्रजा है, कोई मतलब नहीं होता इससे। तो यहां पर अगर वो नहीं होगा तो भैया जंगल राज हो जाएगा, कोई किसी को मारेगा और कोई सुनवाई नहीं होगी। तानाशाही होगी, प्रधानमंत्री चाहेगा 50 साल राज करेगा, प्रधानमंत्री चाहेगा तो देश के अंदर सभी अधिकारों का हनन कर देगा, सभी मौलिक अधिकारों को खत्म कर देगा, और जो वो चाहेगा वो करेगा, जिस धर्म को चाहेगा बढ़ावा देगा, जिस धर्म को चाहेगा वो खत्म कर देगा। समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता सबकी समाप्ति यहाँ पे हो जाएगी। तो तानाशाही होगी, अधिकारों का हनन होगा। तो बेटा ये था आपका संविधान क्यों। तो अब हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि संविधान क्यों। अब हम देखते हैं कि संविधान कैसे, मतलब ये आखिर कैसे बना, इसका विचार कैसे आया हमारे माइंड में, इन डाउट्स को भी क्लियर कर ले। तो संविधान कैसे बना, तो इस बड़े सवाल का जवाब देखते हैं क्या है। देखिए, संविधान बनने के लिए पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये ध्यान रखिएगा, संविधान बनाने के लिए जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक के अंदर बेटा 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर कुछ समय बाद ऐसा लगा कि भाई संविधान बनाने के लिए और संविधान को लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कमेटी का होना जरूरी नहीं है, मतलब एक कमेटी जो है वो पूरा काम नहीं कर पाएगी। यानी कि इस संविधान को बनाने के लिए और इसको लागू करने के लिए हमें कई सारे लोगों की मंजूरी का होना जरूरी है, और एक ऐसी कमेटी का होना जरूरी है जो इस पे लगातार जांच करे और देखे कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, और यदि गलती हो रही है तो उसको संविधान सभा के अंदर बहस के माध्यम से संशोधित किया जाना चाहिए। और यही वजह है बेटा इतना ध्यान रखने की शुरुआती स्तर पर, तभी आज हमारे देश का संविधान बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो ये वजह कैसे निकली, देखो सबसे पहले यहां पे डिसाइड हुआ 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, जिसके अंदर 299 सदस्य थे और जिनके अध्यक्ष चेयरमैन जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाद में जाके क्या हुआ, प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति, और इसको मसौदा समिति के नाम से भी हम जानते हैं, इसको मसौदा समिति के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका गठन हुआ था बेटा 29 अगस्त 1947 को। ये आप ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, ये बनाई क्यों थी, क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, इसका उद्देश्य था संविधान की जांच करना और उसको अंतिम रूप देना। यानी कि संविधान जब बन गया तो उसकी जांच करना और उसको अंतिम रूप देना कि हाँ ये ठीक है और इसके अंदर अब कोई कमी नहीं है, और यदि कोई कमी है तो वह इस कमी को पूरा कर दिया करते थे बहस के माध्यम से, संविधान सभा के अंदर कई सारे लोगों के मतभेद के माध्यम से। ठीक है, तो यह समिति तैयार की गई थी
बी एन राव के माध्यम से, ठीक है, बी एन राव के द्वारा इस समिति का गठन हुआ था। ये कौन थे? ये बेटा थे संविधान के सलाहकार, ठीक है। तो संविधान के सलाहकार थे, इन्होंने कहा था कि भाई एक समिति से काम नहीं चलेगा, आपको एक और समिति बनानी चाहिए जो संविधान की जांच करे और उसको अंतिम रूप दे, ठीक है। इसी को लेकर अर्थात इस समिति द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मसौदे पर, यानी कि जब इस समिति की यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनकी समिति के माध्यम से जब संविधान बनाया गया और फिर वो आगे भेजा गया जांच के लिए, तो इसी समिति ने बहुत सारी जांच करी और जांच करने के बाद बहुत सारी कमियां देखी। उन कमियों पे लगातार बहस की गई और इन्हीं बहस के चलते उन कमियों को पूरा किया गया, उन संविधान के अनुच्छेदों को संशोधित किया गया और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया पूरा संविधान। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। अर्थात इस समिति द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मसौदे पर संविधान सभा ने बहस हुई, जिसमें संशोधन के बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को आ गया, यानी कि अपना लिया गया था और फिर बाद में जाके 26 जनवरी 1950 को देश में लागू भी कर दिया गया था। और यह आप ध्यान रखिएगा, जब हमारे देश का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसी को संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है और जब ये लागू कर दिया गया तो रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। तो ये था। अच्छा, ये जो हमारी प्रारूप समिति है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों की जांच कर रहे हैं? तो बेटा इसके अंदर है 7 लोग। 7 लोग कौन से? पहले आते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरे आते हैं एन गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरे आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, एन माधव राव जो कि बिल एल मित्तर के स्थान पे थे। फिर छठे नंबर पर आते हैं टी कृष्ण मचारी जो डीपी खेतन के निधन के बाद यहाँ पे एक सदस्य बने हुए थे। और फिर 7वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण पर्सन थे इस पूरी कमेटी के अंदर। ऐसा इसलिए कहा गया है, देखो महत्वपूर्ण तो खैर सभी थे, परंतु ये समिति के अध्यक्ष थे और ये इस समिति के अध्यक्ष होने की वजह से इसलिए इनको भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता या इनको जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका प्रारूप समिति का टॉपिक था। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का। और इस समय के अंदर सबसे बड़ी जो 3 समस्याएं आई थी संविधान सभा के सामने वो कुछ इस प्रकार थी। और संविधान सभा के सामने संविधान को बनाते समय ये 3 बड़ी समस्याएं आई थी। पहली आई थी विभिन्नता में एकता की भावना रखना, लोकतंत्र की स्थापना करना और तीसरी आती सामाजिक न्याय की स्थापना करना। विभिन्नता में एकता का मतलब यह है कि भले ही हमारा बंटवारा हो चुका था, पूरा जो देश है वो 2 भागों में बंट चुका था धर्म के आधार पर, परंतु फिर भी हमारे इस देश के अंदर अनेक धर्म आज भी रहते हैं। तो उन सभी अनेक धर्मों को अपने धर्म की भावना में कहीं भी कमी महसूस ना हो, उनके धर्म का, उनकी जागरूकता का, उनकी एक तरीके से समानता का, संस्कृति का कहीं कोई हनन ना हो, इस चीज को लेकर बड़ा ध्यान रखा गया। साथ ही साथ ये देखा गया कि उस समय पर हमारे देश के अंदर जातिवाद बहुत ज्यादा था, छुआछूत बहुत ज्यादा थी, लोग छोटी जाति को इतनी अहमियत नहीं दिया करते थे और बहुत सारी चीजें थी, मतलब काफी ज्यादा अनइक्वालिटी थी जाति विवाद को लेकर। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इन सभी चीजों को दूर करा, यानी विभिन्नता में एकता की भावना को रखा और सारे ऐसे कानून जो जातिवाद को जन्म दिया करते थे, धर्म को जन्म दिया करते थे या किसी भी तरीके से दोनों ही धर्म या किसी जाति के अंदर भिन्नता पैदा करते थे, उसको खत्म कर दिया गया और सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड करी। तो विभिन्नता में एकता की बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश के अंदर। दूसरी ये थी कि लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब अब तक हमने मिलिट्री का शासन देख लिया था अंग्रेजी समय के अंदर, उससे पहले हमारे ऊपर राजाओं के राज हुआ करते थे, तो हमने आज तक लोकतंत्र नहीं देखा था, सिर्फ बातें सुनी थी। और लोकतंत्र का असली प्रारूप ही यही है कि लोगों के द्वारा बनाया गया समूह, मतलब किसी भी तरीके से कैसी भी सरकारी कार्य कर लें बट वो रहेंगी लोगों के अंडर में ही। लोग जब चाहेंगे उनको हटा सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी हटा सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताऊं कि संविधान को खत्म करने के लिए या किसी भी तरीके से विभिन्नता को पैदा करने के लिए कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ लोगों की जरूरत है। और ये बात पहले से ही पता थी प्रारूप समिति के अध्यक्षों को, और साथ ही साथ संविधान सभा की पहली बैठक जो 299 सदस्यों की हुई थी उन सभी को पहले से पता थी। उन सभी ने इसी चीज को ध्यान में रख के बनाया संविधान को कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा ग्रुप भी तैयार हो जाए ना कि जो संविधान की अवहेलना करे, जो उसकी गलतियों को बताए, जो गलती है नहीं हमारे संविधान में, तो इन सभी को खत्म करने के लिए पहले ही विभिन्नता में एकता की भावना रख दी। पहले ही देश के अंदर लोकतंत्र की नींव ऐसी रखी जिससे लोग आपस में कनेक्ट रह सके, लोग सरकारों से कनेक्ट रह सकें और लोग खुद अपनी सरकार को चुन सकें। तो लोकतंत्र की भावना रखी गई। और लोकतंत्र की भावना ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पॉइंट आते हैं।
संसदीय प्रणाली हमारे देश के अंदर रखी गई थी। संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। आप ये ध्यान रखना। और बहुत सारे देशों के अंदर लोकतंत्र तो अपनाया गया, परंतु लोकतंत्र के अंदर अध्यात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है, अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है, परंतु हमारे देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। और इस संसदीय प्रणाली को अपनाने का मतलब यह है कि हमारे देश में जो प्रमुखता दी जाती है वो प्रधानमंत्री को दी जाती है। परंतु कुछ देशों के अंदर जहां पे लोकतंत्र चल रहा है वहां पे कहीं पे राष्ट्रपति को प्रमुखता दी जाती है और कहीं पर दोनों बराबर होते हैं, जैसे कि अर्ध अध्यात्मक प्रणाली में। परंतु हमारे देश के नेताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया ताकि लोग सरकार से डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकें और अपने मतों को रख सकें। फिर आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि हर तरीके से समाज के अंदर न्याय की भावना उत्पन्न करना। जब कभी भी देश के अंदर ऐसी जरूरत पड़े कि हमें न्याय की जरूरत है, जब कभी भी देश में ऐसी जरूरत पड़े कि कोई गलत काम हो गया हो, तो उसमें किसी तरीके से धर्म जाति ना देखी जाए, सामाजिक न्याय हो, मतलब धर्म जाति सबसे परे होकर नागरिकों के आधार पर, उनकी गलतियों के आधार पर न्याय होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय का टॉपिक था। तो ये था आपका एक कंप्लीट पार्ट 1, जिसमें हमने कवर किया संविधान क्यों, यानी संविधान की क्या जरूरत है और ये कैसे बना, ये भी हमने जाना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक क्यों माना जाता है, ये भी हमने समझा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बचता है, वो ये है कि संविधान की विशिष्टताएं क्या हैं और संविधान जो शक्तियों का बंटवारा कैसे करता है। और इस दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे पार्ट 2 की वीडियो में, जो जल्दी ही नेक्स्ट शेड्यूल के हिसाब से अपलोड हो जाएगी। अगर आपने वो शेड्यूल्स नहीं देखे हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पर वो सारे शेड्यूल्स अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो जाइए और सारे शेड्यूल के द्वारा अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव रूप से कीजिए। वहां बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हफ्ते में कब कब अपलोड होंगी, कब एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, देन ओवरऑल। सो आज की क्लास में अगर आपको कहीं कोई डाउट रह गया हो, कहीं छोटा सा भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। एंड देन आफ्टर इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के या इस पार्ट तक आपको नोट्स चाहिए तो वो आप कमेंट कीजिएगा AIB नोट्स के माध्यम से। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट।